बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल दी गई है और बाकायदा तौर पर ये जो एहतजाजी तहरीक है इसका आगाज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो लाहौर यात्रा पर वो आए थे, इजहारी यकजहती के लिए जो आए थे लाहौर में, अपने उन MPS से जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था और ख़ास तौर पर उन्होंने फिर कुछ लाहौर में जलसे की और दीगर जलसों के हवाले से बातचीत भी की है और कुछ हिकमत अमली अनाउंस भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि जब से ये हुकूमत बनी है, फरवरी 2024 में जो इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ ऐसे मौक़े आए जो टर्निंग पॉइंट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देखे जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुख्तलिफ ना हो सका। तो सवाल ये है कि अगर 90 दिन का कहा जा रहा है कि 90 दिन तक ये तहरीक जारी रहेगी, मुख्तलिफ शहरों में होगा, जो कुछ होगा, ऐसा क्या होने जा रहा है 90 दिनों में जो पिछले 16 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और बयानात बिल्कुल वैसे ही हैं जो पहले थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से रवैया या जो मुल्की सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, वो तब्दील होती गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई है। तो क्या इस हिकमत अमली से वो कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं, एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ लाहे अमल का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले ज़रा ये जान लेते हैं। 90 दिन करार से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद। इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। मुझे सिर्फ जलसे की एक NOC दे दो जिस शहर में मांगू। पहली NOC मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से एक दरख्वास्त की गई पंजाब हुकूमत की जानिब से कि एक NOC दिया जाए और मैं यहाँ पर जलसा करना चाहता हूँ, और उसका जवाब भी फिर पंजाब हुकूमत ने जो है वो फौरी दे दिया है। अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कुछ देर पहले, उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने जो ख्वाहिश का इजहार किया उस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे तो उसकी इजाज़त तो यकीनन उनको नहीं मिल सकती। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्ज़ी है। ये जो मौका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक तो हुकूमत ने वाज़े किया कि आप अगर जत्था लेकर आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो जैसे माजी में होता रहा, ख़ास तौर पर इस टेन्योर के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर KPK हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के लिए बड़े सख्त किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, अपोजिशन के अंदर थे, एक तरह से 26वीं आईनी तरमीम में देखा किस तरह वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन है उसके दरमियान ड्राफ्ट्स का तबादला होता रहा, गुफ्तगू का तबादला होता रहा। वो एक स्ट्रीट पावर नज़र आती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इटसेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहा जाता था अगर मौलाना मौजूद हैं तो हुकूमत के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब तो वो भी नाराज़ हैं। फिर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की एक मूवमेंट बनाई गई, वो भी समझ नहीं आई कहाँ पर है। फिर बार बार एहतजाज की कॉल दी गई, बार बार बताया गया हिकमत अमली कैसी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर बहुत बड़े बड़े बयानात देते रहे माजी के अंदर। वो कहते रहे हैं कि जेल का दरवाज़ा तोड़कर इमरान खान को निकाल कर ले जाएंगे। वो एहतजाज के लिए आए भी, लेकिन फिर वो गायब हो जाते थे। 2 दफ़ा तो ऐसा हुआ ये मालूम ही नहीं हो सका कि वो कहाँ पर गए जब वो एहतजाज करने इस्लामाबाद आए। और उसके बाद एक दफ़ा मालूम हुआ कहीं चाय पी कर चले गए, दूसरी दफ़ा मालूम हुआ कि वो पहाड़ी सिलसिले से कहीं वापस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गए, और फिर अगले दिन उन्होंने असम्बली में बताया कि किन मुश्किल हालात में वो गए थे। और फिर अब जब ये अनाउंस अलीमा खान साहब की जानिब से किया गया था इस बार इस एहतजाजी तहरीक का, तो उसके बाद फिर सवाल ये, और हर लीडर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो ये पोर्ट्रे ज़रूर कर रहा है कि वो इसको लीड कर रहा है। तो क्या मुस्तकबिल होगा, क्या वो रिवायती तरीका ही रहेगा या मज़ीद महदूद हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस? क्योंकि एहतजाज या कोई भी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इसलिए चलाती रही है कि एक तो इमरान खान की रिहाई हो और एक उनको थोड़ा सा बेहतर माहौल मिले हुकूमत करने के लिए भी या सियासत करने के लिए भी। लेकिन जब जब एहतजाज किया उनके ऑप्शंस महदूद होते गए। तो इस एहतजाज के बाद भी क्या वो मज़ीद महदूद हो जाएंगे उनके ऑप्शंस? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए और लाहौर आकर उन्होंने कहा कि आर या पार होगा इस बार।
तो क्या होगा, माजी की तरह की बढ़के ही इनको समझी जाएं, या आपको लगता है क्योंकि पंजाब से तो हमने देखा कि लोग नहीं बाहर निकलते एहतजाजों में, केपी से लोग आते थे माजी में, तो क्या इस बार भी केपी से ही मोबिलाइज किया जाएगा लोगों को? आर या पार होगा, बात तो कानों को भली लगती है, अच्छा है, एक्साइटमेंट है, लेकिन कैसे होगा ज़रा ये भी बता दीजिए कि अगर आपने पार होना है, यानी अगर ख़ान को आपने जेल से निकालना है 5 अगस्त तक, कैसे करेंगे? देखिए, ये जो अभी आपने पूरा सीन बताया है ना लाहौर का, कि अली मीन गंडापुर साहब काफ़िले के साथ आते हैं, बाकी लोग भी सलमान राजा टाइप लोग भी बैठे हुए हैं। फिल्म पुरानी है, वो बचपन में होता था कि पुरानी फिल्म है नए प्रिंटों के साथ, इसके प्रिंट भी पुराने हैं। और इससे अंदाज़ा लगाइए कि 5 अगस्त का दिन तय हो गया, ख़ान ने कॉल दे दी अडियाला से कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुल्क गिर एहतजाज होगा, और 5 अगस्त आने में देर कितनी है और उस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है सवाए बातों के कि आर और पार होगा, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये तो वो बाहर के लोग हैं। याद रहे कि बहुत सारे जो इनके इम्पोर्टेंट लोग हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर साहब किधर थे इस फोटो ऑप में, जो तस्वीर बनाई गई ख़ान को भेजी जाएगी, देखें जी हमने ये किया। उमर अयूब साहब किधर थे, शिबली फराज साहब नज़र नहीं आए। तो ये कौन सा ग्रुप था? इसमें हमशीरा नज़र नहीं आई, इसमें वो ख़ातून खाना नज़र नहीं आई, यानी बुशरा बीबी नज़र नहीं आई। बच्चे तो खैर दूर की बात है, पता नहीं वो आते हैं नहीं आते हैं। तो इसमें था क्या? इसका मतलब है शुरुआत हुई है। चलें जी, वो जो 26 MPA थे उसके सिलसिले में भी बात करनी थी, कर ली, उसका जवाब भी ले लिया। सारा कुछ हो रहा है, ख़ान बाहर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और उधर से देखिए, ये तो था ना, यानी अडियाला से आया था कि जी कर देंगे आखिरी ऑप्शन ये वो वगैरह। कोट लखपत से शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके 4 जो और रहनुमा हैं PTI के बड़े मोतबर, उनका एक ख़त आता है जी। वो भी सारी बातें करते हैं कि जी बलोचिस्तान में ये हो रहा है, वहाँ पे ज़खायर हैं, उस पर दुनिया की नज़र है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ख़ान के ज़माने में ये था अब ये है। सारी बातें उन्होंने की हैं। जो नहीं की वो ये है कि हिकमत अमली क्या भी आपका लाहे अमल क्या है। अगर आपने ख़ान को सिर्फ ये बताना है कि देखो भाई तुमने कॉल दी थी, हमने ये किया, यानी दौड़ भाज बड़ी की थी है, अगर तो सिर्फ ये दिखाना है तो आप अब से लेके मैं आपको अभी बता रहा हूं 5 अगस्त तक यही होता रहेगा। ये पुरानी फिल्म पुराने प्रिंटों के साथ चलती रहेगी और आखिर में ये होगा कि ख़ान जेल में ही आपको नजर आएगा। और अगर मकसद ख़ान को निकालना है, जो कि आपका ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, ये आप कह रहे हैं और ख़ान ने भी यही कहा है कि जी 5 अगस्त तक हमने ख़ान को बाहर निकालना है, बता दीजिएगा कि कौन से तरीके से होगा। पहले आपने कहा जेल तोड़ के ले जाएंगे, हमने तो जेल टूटती भी नहीं देखी, बल्कि आपको ही देखा कि चाय पी के आप चले गए हैं। अब क्या लाहे अमल है? नजम साकिब साहब, आपको लगता है 5 अगस्त तक गंडापुर साहब वजीर आला रहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा शक है, और इस वक्त जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, इस पे बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि ख़ान ने इस दफ़ा शायद ये आखिरी चांस दिया हुआ है गंडापुर साहब को। लेकिन गंडापुर के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल चीज़ वहीं पे है। असल चीज़ क्या है? ख़ान है वो कहता है जी पॉलिटिकल सियासी नौइयत पे बयान, ये सारे ये हैं, ये आपका अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशा खाना फलाना इद्दत वगैरह, ये सारे केसेस वो कहते हैं जी सियासी हैं। इनमें से हो सकता है कुछ सियासी हों भी, लेकिन ये है कि उसके बाहर आने में तो किसी को उसको आना चाहिए बाहर, वो सियासी उसमें हिस्सा ले। लेकिन फिर क्या है, तोशा खाना में वो पकड़ा जाता है आज से तकरीबन 2 साल पहले। ख़ान, उसको 14 साल की कैद होती है अलकादर ट्रस्ट में। याद रहे कि 9 मई का अभी ट्रायल होना है, और इस फोरम पे बैठ के पिछले 1.5-2 साल से हम यही बात कर रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों को ख़ान छोड़ दे, और इसके जितने दोस्त हैं बाहर और अंदर जहाँ कहीं भी हैं सब कुछ छोड़ दें, इस 9 मई का हल कर लें, क्योंकि अभी तो उसका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ।
और अगर 9 मई का ट्रायल शुरू होता है और वो भी किसी फौजी अदालत वगैरह में होता है, कुछ इस किस्म के माहौल में, तो सिचुएशन क्या निकलेगी? इधर बातें क्या हो रही हैं, खान को निकालेंगे, निकाल के दिखाएंगे, आर या पार होगा। ये पुरानी फिल्म है, बदकिस्मती से, और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी बदकिस्मती कि ना सिर्फ फिल्म पुरानी है, इसके प्रिंट भी पुराने हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, कहा जाता है वो बैड कॉप गुड कॉप का कहा जाता था शहबाज शरीफ और साहब को और नवाज शरीफ साहब को, तो क्या कोई ऐसा बंदा इमरान खान के पास भी मौजूद है जो कोई रास्ता उनके लिए बना सके या आसानियां ला सके उनके लिए मुज़ाकरात से? मुज़ाकरात से तो मैं नहीं समझता कोई है, मुज़ाकरात से वो खुद ही कर सकते हैं। मगर वो जो दूसरे लोग थे, मसलन गंदापुर साहब जो हैं, भाई इनसे भी मेरे कुछ उम्मीदें कमज़ोर हो रही जा रही है। मिसाल के तौर पे देखिए गंदापुर साहब के टैक्टिक्स क्या हैं। उनका टैक्टिक्स तो बड़ा सीधा साधा है ना, वो सब चीज़ ऑप्टिक्स है। वो शुरू करते हैं मार्च में, लोग इकट्ठे होते हैं, आपको झलकियाँ मिलते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, खुद वो निकलते हैं, बात करते हैं, लोगों को इकट्ठे करते हैं। ऑप्टिक्स इज ज़बरदस्त एट द आउटसेट, माने शुरू में। मगर फिर वो मार्च पहुंचते पहुंचते तो वो खुद ही गायब हो जाते हैं, और वो जो एक जोश और वलवला और स्पिरिट जो लग रहा था शुरू में, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये भी आज इस दफ़े भी जो हुआ है, खैर इट वाज फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मगर ऐसा ही लग रहा था, एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गई। लग नहीं रहा था कि कोई ख़ास ऐसा ये है। वो खुद उनके हरकतों से ये नहीं बता रहे थे कि ये कोई इम्प्रेशनेबल, एक हिस्टोरिक किस्म का मूव है। दूसरी बात ये है कि कितना अब इम्प्रेशन इनके जो कोर ग्रुप में, मैं जब लोगों को कल बात किया था तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत शक और शुबा है। मैनिपुलेटर्स, ये सब मैनिपुलेटेड हैं, वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जो अब पहले ऐसा नहीं कहते थे। कोर ग्रुप के बारे में कह रहे हैं कि ये सब मैनिपुलेटर्स हैं, और ये दोनों जो है ये तकसीम हो गए हैं, एक्चुअली दे बिलोंग टू 2 कैंप्स। ये भी एक इम्प्रेशन आ रहा है। और कहते हैं कि क्या यार एक्सपेक्ट करोगे, 5 अगस्त में भी क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये कंट्री वाइड 3 कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो गए हैं, क्या हुआ है? कुछ हुआ है? और एक आदमी ने तो कहा है कि, और एक बुजुर्ग पॉलिटिशियन, उसने कहा है कि इस पार्टी का आप देखें, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है सिंध में, इनका स्ट्रक्चर भी नहीं है बलूचिस्तान में, और जो पंजाब में है वो भी कमज़ोर है। तो मोबिलाइजेशन हो ही नहीं सकता मार्च के लिए अगर आपका पार्टी स्ट्रक्चर तगड़ा ना हो। तो मेरे अपने ख्याल में कि बहुत सारे इनकी उम्मीद थे जो ख़त्म हो गए। आपको पता होगा, एक उम्मीद तो ये था ना कि जैसे ट्रंप आएगा इनको रिलीज़ किया जाएगा। सुना है मुशाहिद हुसैन ने भी एक दफ़े कहा था, बस इट्स अ मैटर ऑफ डेज। मंथ्स हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, वो सोचता भी नहीं है इनके बारे में। तो ये जो फीलिंग है, एक्चुअली आई एम सरप्राइज, एस्टॉनिश्ड कि इतना पॉपुलर आदमी और इतना तगड़ा पार्टी, ये जो फीलिंग है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, ये तो बहुत ही डिस्पिरिटिंग होगा पीटीआई की जिहाले पे। मगर साथ साथ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ऐसा कोई राइवल मैस पार्टी नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डिफेक्ट करके इन मैस दूसरे पार्टी पे जा रहे हैं, नॉट एट ऑल। और कोई राइवल पॉलिटिशियन का नाम ही नहीं सुना हूँ मैं जो ये कह सकते हैं कि नहीं इसको छोड़ के उसके पास जाएंगे। तो इन दैट सेंस इट्स अ लिटिल कंफ्यूजन, और जिन लोगों को उम्मीदें थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। पीजेमी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा हिलाली साहब ने अभी कहा कि इतना पॉपुलर लीडर और इतनी पॉपुलर पार्टी, उसके बावजूद पाबंद सलासल और मुज़ाकरात या कुछ भी हलचल या कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको क्या लगता है कि ये बस अगले इंतखाबात जब भी होते हैं 5 साल बाद या जब भी होते हैं, तो तब तक के लिए बस इंगेज करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है कि चलें पब्लिक को इंगेज करके रखें और प्रेशर कोई बिल्ड नहीं कर पाए?
देखें, जब ये जो वन मैन पार्टीज होती हैं शुरू में, अभी तो इनको कितने 3-4 साल हुए हैं, तो ये जो पार्टीज होती हैं वन मैन पार्टीज, इनके लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा पीटीआई की, कि इसके अंदर काफ़ी पैराशूटिस्ट आ गए हुए हैं, और ये जो पैराशूटिस्ट हैं ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनके कोई पॉलिटिकल नजरिए नहीं है, क्योंकि ये हर पार्टी से घूम घुमा के इधर आ गए हैं एज ए लास्ट रेफ्यूज। और जो आज हम बात करते हैं, गंडापुर साहब क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना एक पॉलिटिकल एक मुहिम लेके चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये पॉलिटिकल मुहिम जो है, आपको एक इंडिकेशन मिल गया है उस्मा बुखारी से कि इंस्टेड के जी एस चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन दहशतगर्द बन के आएंगे। आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दहशतगर्द बन के, दैट्स अ वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप उनको पॉलिटिकली आप उनको एड्रेस करें एंड गेट अ पॉलिटिकल आंसर, क्योंकि जब आप प्रोवोकेशन और प्रोवोकेटिव आंसर्स देंगे तो यू विल गेट अ रिएक्शन फॉर दैट। तो फिर आपका क्या होगा? बैक टू स्क्वायर वन। हमने यहाँ देखना है कि अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर को, पंजाब मरियम को, कि भाई हमें इजाजत दें। ऑल राइट, लेट्स वेट एंड सी व्हाट शी सेज। लेकिन ये जो बीच में हॉक्स होते हैं हर जगह, पीटीआई में बढ़े, बाकी पार्टी में बढ़े, और ये हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर्स का। और जो अगर आप कहीं कहीं किसी मुफावत पे भी जा रहे होते हैं तो वो काम खराब हो जाता है, क्योंकि मीडिया उसको फिर 2+2 नहीं करता, 2+5 कर देता है। तो इस चीज को हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। यस, इमरान एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा जो फ्रेगमेंटेशन नजर आ रही है, ये जो स्टेटमेंट है गंडापुर की जगह, आई थॉट कि अगर ये इनके बैरिस्टर साहब आ जाते और वो एड्रेस कर देते तो दैट शुड हैव शोन अ पॉलिटिकल हायरार्की। लेकिन यहाँ हायरार्की नहीं है। यहाँ हर जगह आप देखें कि कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, और जो आपके मेन लोग हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। ये क्यों है? क्या वजह क्या है? ये हमने नून में भी देखा, मरियम बोली, बेगम कलसूम बोली, पीपल्स पार्टी के अंदर बेगम नुसरत बोली, और ये बोली बेनजीर बोली। ये जो चीज है ये आपको एंड में हर जगह एक बौंधरा देता है कि यार ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है क्या है। और यही वजह है कि हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तकड़ा नहीं है। वी डोंट केयर कि जो मर्जी पार में आए, लेकिन आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो तकड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि हमेशा कहीं भी पल्ला भारी होगा, ये जो एक टोला होता है ये उठ के वहां चले जाते हैं, उधर से खराब होते हैं ये कहीं और चले जाते हैं। सो दिस इज द रीजन कि आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये इस तरह होती है। क्यों? उधर से वोट उधर पड़ गया, उधर से वोट उधर पड़ गया, विद द रिजल्ट के नुकसान पार्टीज का तो हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का और पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसको हमने बिल्कुल तकड़ा रखना है। अब बात आती है तकड़ा आप कैसे करेंगे? ये जो आज फंसे हुए हैं ये बाकी भी इसी तरीके फंसे हुए थे, ये ना भूलिए आप, ये बाकी भी फंसे हुए थे। और आगे आपने अगर चलना है तो ये जो फसावट है इसको क्लियर करो एंड लेट्स मूव अहेड। अगर नहीं करोगे बैक टू स्क्वायर वन। नजम साकिब साहब, एक तो वो लाहौर के जलसे का जिक्र हुआ तो याद आ गया, पिछले जब जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी तो अली अमीन गंडापुर साहब चैलेंज करके लाहौर, आपको याद होगा, आए थे जलसा करने के लिए, और फिर वो ज़रा लेट पहुंचे, तकरीरें हो गई थी। तो दोबारा भी क्या वैसे ही चैलेंज करके आएंगे? और दूसरा, आपको क्या लगता है फिर ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? हमने माजी में देखा जलसा करने की इजाज़त उनको नहीं थी, इलेक्शन में देखा कि किस किस्म की पाबंदियां या मुश्किलात से वो गुजरे, तो फिर ऑप्शन उनके पास क्या रह जाता है? और हमने सारा कुछ देख लिया है, और अगर ख़ान ख़ुद ये कह रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तो बिल्कुल वाज़े हो गया कि वाकई कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाए। देखिए, आज से कोई 150 साल पहले की बात है, समंदर के किनारे एक बड़े बैटल हार्डन किस्म के फ़ौजी बैठे हुए हैं, तो जनरल साहब तकरीर कर रहे हैं कि उनका मोराल जो है वो ऊंचा किया जाए, और वो तकरीर करके कहते हैं कि जी देखें
इधर से जो है वो टैंक आ रहे हैं, इधर से जो है वो हम इधर से फंसे हुए हैं, जंगल की तरफ से जो है उनके गुरीले आ रहे हैं, सामने पानी है, पानी से असल में मसला जो है वो पानी का है, वहाँ से पानी में जहाज़ आ रहे हैं और उनके पास बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की गन्स वगैरह हैं। तो बताएं क्या किया जाए। सारे जो बेचारे थे यानी ऑफिसर चुप थे। पीछे से एक वो था शहजादा, उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा जी मैं बताता हूँ कि इसका क्या हाल है। तो जनरल साहब बड़े खुश हुए कि चलो यानी इस वक्त सारे थके हुए हैं, कम से कम एक बंदा तो जाग रहा है। तो जनरल साहब ने पूछा अच्छा भी बताओ क्या तुम्हारे पास हल है। कहता है सर फ्रीज दी ओशन, यानी समंदर को मुंजमद कर दें। तो जनरल साहब ने पूछा कि ये कैसे होगा भाई। तो उसने कहा जी मेरा मकसद था मशवरा देना, बाकी काम आप खुद करें। मशवरा क्या है, करना कैसे है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब कह रहे हैं कि जी खान को जो है ना हम कर देंगे, निकाल के ले आएंगे फलाना ये वो। कैसे लाएंगे? आप हुकूमत से मुज़ाकरात की बात कर चुके, वहां बैठ के और उठ के जा चुके, नशिस्तम बर्खास्तम गुफ्तम वगैरह। आपने ऊपर वाले दरवाजे पे भी दस्तक की, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इलेक्शन अभी होने नहीं है, आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर आपने वो जो यानी नवंबर के, आपको याद है वो जो आपका यानी रेड जोन में हुआ था, जी जी। वो भी करके देख लिया आपने, क्या कुछ नहीं किया। अब किस चीज़ का है? तो मुझे ये लगता है कि शायद खान के पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि वो कुछ दिनों बाद जो है वो करेगा, वरना इसके अलावा किसी किस्म का मुझे नज़र नहीं आ रहा। इनके अंदर कोई एक शख्स भी नहीं है जिसको हम क्राउड पुलर कह सकें। पूरी की पूरी पार्टी में सवाए खान के कोई बंदा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि जी वो लोगों को लेके आएगा। मुल्क की एहतजाज किससे करेंगे? इस तरह फ़ोटो बनवा के, तकरीरें करके, और सरकारी वो जो मुलाजमीन हैं उनको ला के और उनको यानी कुर्सियों पे बिठा के। इस तरह नहीं होता। लिहाजा मेरा ये ख्याल है, हमारा तज्जिया ये कहता है कि शायद खान के पास कोई ऐसा पत्ता है जो वो वक्त आने पे हमें दिखाएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। लाली साहब, एक तो माइनस करने वाला फार्मूला पाकिस्तान में कभी भी किसी भी दौर में कामयाब नहीं हुआ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को। तो ख़ास तौर पर इसी वजह से बैकग्राउंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो शायद इमरान खान के लिए भी कामयाब ना हो। और फिर हर पार्टी माजी के अंदर मुश्किल में रही और वो निकल भी गई। तो क्या पीटीआई वाले अब खामोशी इख्तियार कर लें जब तक इंतखाबात नहीं आते, इसी तरह इंगेज रखते रहें? क्या करें? आपको क्या लगता है, क्या मशवरा है आपका? देखिए, सीधी सादी बात है कि अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, माने कि व्हाट एल्स इज लेफ्ट? आपके पास जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन है एक है, वो इलेक्शंस के लिए ठहरे। और इलेक्शंस जब आते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमें अनफेयरली हराया गया है, धांधली हुई है, और फिर तगड़े लोग हैं खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर कंट्री इज नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। वो स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो स्टेबिलिटी पे बेस्ड है वो नहीं आ रही है, और वो आ भी नहीं सकेंगी, और कोई उसको ला भी नहीं सकेगा, कोई भी हो। अगर एक साइड जो है दे आर डेड बेंट कि तुम दुश्मन हो, दुश्मन से भी बड़े हो। दुश्मन तो खैर उसके साथ हम लड़ सकते हैं, वो अपने इलाके में, मगर तुम तो हमारे साथ हमारे इलाके में और हम दुश्मन हैं। इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी देखिए ये हिस्टोरिकल स्टेट्स नहीं हैं। पाकिस्तान इज नॉट ए हिस्टोरिकल स्टेट। भारत इज नॉट ए हिस्टोरिकल स्टेट। इंडिया इज ए जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। कहने की मेरा मतलब ये है कहने में कि जो स्टेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II और कलोनियलिज्म से निकल आते हैं, उभर आते हैं, जैसे ये स्टेट्स अफ्रीका में जो हैं, जिम्बाब्वे और ये और वो, कौन जानता है उनको? वो तो ट्राइब्स भी उनके एक नहीं है। ये होता ये है कि दे डिपेंड फॉर देयर सर्वाइवल। अगर उनको जीना है तो लीडरशिप उनको जलाएगी, कीप इट अलाइव। अगर लीडरशिप खराब हो, दे विल पेरिश। आपने देख लिया यूगोस्लाविया को क्या हुआ,
एक आदमी था टीटो, जब टीटो गया 5 मुल्क बन गए। क्यों? कि ना सर्ब, ना क्रोएशियन, ना हर्ट्सगोविनियन, ना बॉस्नियन, उनमें कोई यूनिटी नहीं आई। एक आदमी था जो यूनाइट कर रहा था, वाइज मैन। दूसरे आए, एक के साथ लड़ने लग जाए और टूट के खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये आप लोग जो कहते हैं ना कि बताएं आप इसको जेल से कैसे निकालेंगे, आपको कोई जेल से नहीं निकालेंगे, इसलिए कि आप कानून के मकसद से अगर निकालेंगे वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनली बदल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? ठीक, आप कहेंगे बैड फेथ। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये नहीं कहें कि दुआ करें कि पाकिस्तान पे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लीडरशिप होता है जो कहते हैं कि भाई हो गया, हमने कोशिश की, हमने काम किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। अगर खुद आप वो नहीं करना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहिए, दिस इज द वन होप, अगर आप अवाम के नॉट ए डिक्टेटरशिप, तो फिर आप करें वो, नहीं तो यू कांट, यू कॉन्सिक्वेंसेस आपके होंगे, यू विल फेल। और लोग कहते हैं वी आर अ फेल्ड स्टेट। विजय मीर साहब, ये बात तो है कि हमें बज़ाहिर अगर लगता भी है कि हुकूमत में एक इत्तेहादी हुकूमत है और सब ठीक जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है कि अपोजिशन की बड़ी जमात जो इससे पहले हुकूमत में रह चुकी है और अभी भी उसके पास वोट की एक पावर मौजूद है, तो उसके साथ किसी ना किसी को बात तो करनी होगी। हम असम्बली में तो देखते हैं वो बात करने को तैयार हैं, वो तिजारत पे, मुल्की मईशत पर बात करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत इमरान खान पर ऐसा नहीं लगता बात करने को तैयार है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एक्टर हो सकता है इस तमाम चीज़ में, पॉलिटिकल एक्टर, जो किरदार अदा कर सकता है? जरदारी साहब का बड़ा जिक्र किया जाता था, लेकिन अब तो वो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं। एक ही एक्टर रह गया और मेरी नज़र में वो चौधरी शुजात हैं। अगर इनको आप बिठा दें तो मैं समझता हूं कि आपके काफ़ी पॉलिटिकल मसले ठीक हो सकते हैं। लेकिन देखें, बात सुने, हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का इंप्रेशन, जब ये हलाली साहब ने कहा कि फेल्ड स्टेट्स, ये उसने नोम चॉम्स्की ने अपनी किताब में लिखा हुआ वन ऑफ द फेल्ड स्टेट्स। द क्वेश्चन इज कि एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर बाय द लेगाटम इंस्टीट्यूट, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लोग कहते हैं फेल्ड स्टेट है, लेकिन ये वो स्टेट है जो कि ट्रेंडल ऑन करेगा। ये जोनाथन पेरिस की रिपोर्ट है यहाँ लंदन की। अब बात ये है कि हम ट्रेंडल ऑन ही कर रहे हैं, एंड यस it goes towards that direction of a failed state, because why are we trundling, जबकि हम नारे भी लगाते हैं कि हम nuclear power and all that, लेकिन look at what it is. Look at Brunei, one of the richest countries in the world, yet there is poverty in that country. लोगों को खाने को नहीं मिलता है वहाँ। तो बात ये है कि हम प्रॉब्लम हमारी कहाँ है, गवर्नेंस की है और इंस्टीट्यूशंस की है। हमारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल वो आप कह लो कि बिल्कुल दे आर रस्टेड, दे हैव नॉट बीन रिव्यूड, पुरानी किताबें चल रही हैं, और क्या उसका रिजल्ट निकलता है कि आपका जो डायग्नोस्टिक्स है कि आपका एक पॉलिटिकल फेलियर हो जाता है। आज हम कहाँ फंसे हुए हैं, हेडलॉक और डेडलॉक में है ना। तो क्यों है जो आप सवाल करते हैं, बार बार आप सवाल करते हैं, हम फंसे हुए हैं वहां कि जहां कोई एक जो ऊंट है जिसको हम कहते हैं, वो कहीं करवट लेकर बैठना नहीं चाहता या उसको बैठाना नहीं चाहते। तो हम क्या इसी तरह चलते रहेंगे? आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देख लो, इधर से इंडिया है, ईरान भी थोड़ा सा इधर है, अफगानिस्तान इधर है, ये बताएं क्या करेंगे आप? हम बात कर रहे हैं कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाएंगे और वहां जाके काम करेंगे, हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आप एक ऐसे मरहले पे जा रहे हो जहां पॉलिटिकली इन द रीजन यू माइट गेट टोटली आइसोलेटेड। हमें वहां नहीं जाना है, हमने अपने डिप्लोमेसी को तैयार रखना है, क्योंकि हम इंटरनली नहीं कर रहे। यानी आप समझते हैं कि हकीकी मुल्की मफाद के लिए हमें कुछ बड़े, बेशक हमें वो कबूल हों या ना हो, लेने होंगे। नजमुल साकिब साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड कीजिएगा। जी, बस मैंने ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, मेरे पास आ जाए, हम मिल के बैठ के बात करते हैं, ज़रा टेक्निकली बात करते हैं कि वो ये कैसे कह सकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बिल्कुल नहीं है, और जिन्होंने इनको बनाना है ना पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट, वो करते रहे अपनी हिसाब किताब। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और ये चलेगा। पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं है, और पॉलिसी की स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ हुकूमतें अपना टेन्योर भी पूरा नहीं करती, तो बुनियादी यही वजूहात बताई जाती हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ मजीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मानसून की बारिशें, फिर इंडिया का पानी छोड़ देना पाकिस्तान के दरियाओं में, ये हर साल हमें इसको फेस करना पड़ता है। पीजे मीर साहब, हमें चीज़ें पता हैं, हर साल रिपीटेडली भी होती हैं और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कभी कुछ ज़्यादा भी हो रही हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों से। क्या हमें सब कुछ पता होने के बावजूद हमारी तैयारियां भी उसी हिसाब से होती हैं? ये हमारी जहालत है। मैं कम से कम कुछ नहीं तो 20 साल से रो रहा हूँ, हर शोज के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर कहता रहा हूँ कि भाई वो अपर राइपेरियंस हैं, वो जब फ्लड्स आते हैं वहाँ मानसून जल्दी आ जाते हैं। अभी भी पहले भी मैंने बात की है कि मानसून जल्दी आ गया। आपने देखा कि हिंदुस्तान में हाल क्या हुआ है, तो पानी तो आएगा रेला, वो आपको बताते नहीं है। और हमारे जो सतलुज के नीचे जाके फिर जो गांव रुड़ जाते हैं, फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। इस रोने का कोई फायदा नहीं है। क्या आपने कोई ऐसा इक़दाम उठाए हैं? क्या आपने रिजर्वॉयर्स बनाए हैं? मुझे एक न्यूज रिपोर्ट में आया था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे हाँ जी हम तैयारियां करें। भाई वो तैयारी, जस्ट डू इट, यू डोंट वेट फॉर इट। आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, पानी आपके पास है कोई नहीं है, पानी की आप कंप्लेंट इंडिया से कर रहे हैं, लेकिन आपका पानी जा रहा है उधर दरिया के अंदर। वहां आपका एक रोना धोना, मैंग्रोव खराब हो जाएंगे। इन माई ओपिनियन, आर मैंग्रोव मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ? That is my question. बिल्कुल आप प्रिजर्व भी करो, but at the end of the day, what precautions are you taking? That is my question. नजमुल साकिब साहब, हमारे पास वसाइल की कमी है, सोच की कमी है, हम कोई इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, एक सवाल के इसी तरह के जवाब में हमारे एक दोस्त ने कहा था हम में कैल्शियम की कमी है। कमियां तो बहुत सारी हैं। देखना यह है कि जब आपको कोई मसला पेश आता है, जब आपको कोई चैलेंज सामने आता है, तो क्या ये कोई आसमानी आफत थी जो अचानक आ गई है कि ये सैलाब हैं जो हर साल आते हैं? तो इसमें तो दो राय नहीं है। इसमें आपने सीधा सीधा सा ये देख लीजिए कि 2022 के जो सैलाब आए थे, उसमें जो क्लाइमेट चेंज से आपको पैसे मिलने थे, वो यानी उस फंड से, उसके लिए आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने थे, वो अप्रूव करवाने थे, करा लिए। नए सैलाब आए हुए हैं और फिर ये फ्लैश फ्लड भी इसमें आते हैं। 6 घंटे की मुसलसल बारिश होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं। और फिर एक ज़माने में होता था कि आपके नवंबर दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी तो जम जाती थी, अब फरवरी मार्च में पड़ती है हीट वेव की वजह से। कई नए फैक्टर्स बीच में आ गए हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखिए, आपकी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री जो है ना, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक वहाँ सेक्रेटरी कोई नहीं है। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कमी क्या है? ये तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है और हमने देखना है। सिर्फ मेरी दरख्वास्त है उन लोगों के साथ जो नदी नालों के पास साथ रहते हैं, जो दरियाओं के साथ रहते हैं, जो ग्लेशियर्स के बिल्कुल नीचे हैं, खुदा के लिए वहाँ से निकल जाइए। और ये बाद में बातें होंगी कि ये रेला इंडिया से आया, ग्लेशियर का पानी था, बारिशों का पानी था, जंगल की कटाई की वजह से ये हो गया, या जो गैर ज़रूरी किस्म की आपकी जो तामीरात होती हैं उनकी वजह से हुआ, मानसून की वजह से हुआ, किसी भी वजह से हुआ। ये मेरे दोस्त जो हैं, ये भाई बहन और बुज़ुर्ग और बच्चे हैं जो नदी नालों, दरियाओं और ग्लेशियर्स के नीचे हैं, ये प्लीज़ इस वक्त चले जाएँ, क्योंकि जो तबाहकारियाँ सामने नज़र आ रही हैं, इसमें आपकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। 100 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा भी चुकी है और ये फिर अपनी मदद आप ही है। ज़फ़र लाली साहब, इट्स ऑल अबाउट इंडिया के वो जो पानी वहाँ से आता है वो मिसकैलकुलेट होता है, या क्या है ये? हमारा सवाल जो था वो ये था कि हिंदुस्तान जो कर सकता है, जो कर रहा है, वो लीगल है कि इलीगल है, और हम क्या कर सकते हैं। इन लोग तो अभी कह रहे हैं कि रिजर्वायर्स बनाओ, शायद बिल्कुल सही हो। आई हैवंट डन एनी वर्क ऑन रिजर्वायर, सो आई डोंट नो। मगर एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान का एक ऑब्लिगेशन है अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और अंडर द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के जो कंडीशन जब भी आप समझते हैं और कॉमन सेंस सजेस्ट के एक दूसरा मुल्क का सिचुएशन मटीरियली इफेक्ट होता है कि आपके जगह से इतनी पानी जा रही है, तो आपने उनको वार्न करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप जाके उनके लिए रिजर्वायर बताएं, मगर आप उनको वार्न करना है, आपका फ़र्ज़ है। और आपको कभी ऐसे रिलीज नहीं करना चाहिए रिजर्वायर का अपना पानी विदाउट कंसिडरेबल स्टडी
जॉइंट स्टडी इफ नेसेसरी कि हम कैसे रिलीज करें, कम करें, किस रुख में करें, क्या टाइम करें। ये सब चीज़ें सिविलाइज्ड स्टेट्स जो होते हैं, अपर एंड लोअर लाइपेरियंस, जब एक एक के साथ ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि सब नदियाँ एक दूसरे स्टेट से आ रही है, वो कोलैबोरेट और कोऑपरेट करते हैं। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो खैर हैं जो भी हैं, वो आपको पता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हम लोगों को टाइमली वार्निंग मिल सकता है, मगर इंडिया से नहीं मिलेगा। जैसे 25 मई में उन्होंने चिनाब के पानी छोड़े थे और उन्होंने हमें वार्न नहीं किया और ख़ासा फ्लडिंग भी हुआ, और इस किस्म का नुकसान फिर होगा। मगर ये है वक्त अभी कि आप इस मामले को इंटरनेशनल फोरम से उठाएं और उनको जाके कहें कि ये हिंदुस्तान जो विदाउट वार्निंग रिलीज करने का थ्रेट कर रहा है, जो कह रहा है कि ट्रीटी गवर्निंग द फ्लो ऑफ रिवर्स वो हम इन अबेयंस कर रहे हैं, वो गलत है, वो हो नहीं सकता। और हम चाहते हैं, एक इंटरनेशनल कोर्ट से आप पूछें, हम चाहते हैं कि अगर हमारे को डिस्ट्रक्शन इसलिए हुआ कि उन्होंने वार्न नहीं किया और उन्होंने ड्यू डिलिजेंस ने एक्सरसाइज किया इन द रिलीज ऑफ द वाटर, बेयरिंग इन माइंड कि हमें लोअर राइपेरियन को डैमेज हो रहा है, क्या हम उनसे पैसे ले सकते हैं? एंड द फाइनल थिंग इज कि अगर उन्होंने रोका और ये फ्लड्स रिलीज करते रहे तो फिर आपने कह दिया इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। पहले ज़रूरी सवाल, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद को नेशनल असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। ज़रूरी सवाल ये है कि 2/3 अक्सरियत तो हासिल कर ली, अब अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो आवाम के मसाइल की भी बात हो सकती है कि नहीं? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली थी कि वजारत साइंस के 1 दर्जन इदारों की 1000 से ज़्यादा पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है, क्या वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना भी है कि नहीं है? हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।